नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हमारे चैनल पर सीटेट, यूजीसी नेट और स्टैंडर्ड वाइज हिंदी की भी तैयारी कराई जाती है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूरा हमारे चैनल पर फ्री में मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सीडीपी की सीटेट के लिए सीडीपी है, जिसमें 7वां चैप्टर है आज। इसके पहले 6 चैप्टर का मैंने थ्योरी और क्वेश्चन आंसर्स करवा दिया है। 7वां चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। सबसे पहला पॉइंट है बुद्धि निर्माण में बुद्धि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि कहते किसे हैं, बुद्धि का मतलब क्या होता है। बुद्धि इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जा सकता है, जिसके उचित विकास से उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। बुद्धि के मुख्य 3 पक्ष होते हैं। कितने? 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं: कार्यात्मक, संचारात्मक एवं क्रियात्मक। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। मोस्ट पॉइंट देख लिया, हम आगे चलते हैं। बुद्धि की परिभाषा देखेंगे। बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहली परिभाषा है एल.एम. टर्मन ने दी है। किसने दी है? टर्मन ने। दूसरी दी है स्टर्न ने। तीसरी दी है पिंटर ने। चौथी दी है रायबर ने। 5वीं दी है वैसलर ने। 6वीं दी है वुडवर्थ ने। 7वीं वुडरो ने। 8वीं हेनमान ने। 9वीं थॉर्नडाइक ने। 10वीं कार्लविल ने। 10 परिभाषाएं हम 10 मनोवैज्ञानिकों की देखेंगे। इससे हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी, बुद्धि है क्या। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल.एम. टर्मन की बुद्धि क्या है, इनकी परिभाषा क्या है वो देखेंगे। इनके अनुसार बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के संदर्भ में, मतलब बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ऐसा टर्मन जी कह रहे हैं। तो स्टर्न जी क्या कहते हैं? बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। पीटर क्या कहते हैं? पीटर के अनुसार जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की
व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। रायबर्न क्या कहते हैं? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वेस्लर जी कह रहे हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। वुडवर्थ कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ऐसा वुडवर्थ कह रहे हैं। वुडरो क्या कहते हैं? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। हेनमान कहते हैं, बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित होती है ज्ञान की क्षमता। थांडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। काल्विन जी कहते हैं, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। इस तरह से उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि के सिद्धांत। क्या है? बुद्धि के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप में से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, एक कारक बुद्धि, एक कारक सिद्धांत। क्या? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने किया था। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन का है। स्टर्न, हेनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों का है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अभिजात इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिसको व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है, तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। क्या है? द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन। एक कारक सिद्धांत के बीने थे और द्विकारक के स्पीयरमैन हैं। जो उनके अनुसार बुद्धि में दो प्रकार हैं या दो कारक हैं, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। पहली सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्र अथवा विषयों में कुशल होता है, उसे उतनी ही विशिष्ट योग्यता
उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यता है तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। स्पीयरमैन कहते हैं का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी होती है या जितनी पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा कारक है बहुकारक सिद्धांत। तीसरा पॉइंट है बहुकारक सिद्धांत। पहला था एक कारक सिद्धांत, बीने ने दिया था द्विकारक सिद्धांत, स्पीयर ने दिया था त्रिकारक सिद्धांत बोल सकते हैं या बहुकारक सिद्धांत बोल सकते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के ये नाम याद रखना, थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कई तत्वों की समूह होती है, कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि बुद्धि में कई तत्व विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। ये बुद्धि हैं अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। पहला पॉइंट स्तर। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान बताए हैं। कितने? 4 क्या बताए हैं? प्रतिमान। पहला स्तर, दूसरा परासीमा, तीसरा क्षेत्र, चौथा गति। तो स्तर देखते हैं। लेवल। स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। दूसरा परासीमा। इसका अर्थ है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। तीसरा क्षेत्र। क्षेत्र का अभिप्राय क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। गति। इसका अर्थ है कार्य करने की गति। ओके, इस तरह से हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक मतलब उसके समर्थक, उसको लाने वाले। ओके, एक कारक सिद्धांत बीने स्टर्न, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन, पदानुक्रमित सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफर्ड, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटेल, बहु बुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर। इतनी बुद्धियां हैं और इनके प्रतिपादक हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है किस बुद्धि के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये ध्यान से आप तैयार कर लीजिए। अगला पॉइंट है प्रतिदर्श सिद्धांत। अगला पॉइंट देखेंगे प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत में सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित
होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दें, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दें, तब उनमें कोई भी तत्व सामान्य नहीं होगा। प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा। इसका दूसरा 5वां पॉइंट है समूह तत्व सिद्धांत। क्या है? समूह तत्व सिद्धांत। 5वां पॉइंट, स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कोई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व की ज्ञान संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं एवं एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार है। 6वां, गिलफर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई सिद्धांत परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए वे मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों का कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया है। इस सिद्धांत को पदानुक्रमित सिद्धांत या त्रि-आयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति। तो संज्ञान देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि। अगला स्मृति। स्मृति इसका अर्थ होता है जो भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना। अगला मूल्यांकन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसी स्मृति में रहता है तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन में निर्मित करता है उनके परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है। अगला अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृत एवं सही समझा जाता है। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है तथा व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा प्रायोगिक के संदर्भ में निर्णय लेता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी के अंतर्गत आता है। आउट ऑफ द बॉक्स। इस तरह से गिलफर्ड
गिलफर्ड एवं उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की कोशिश की है कि हमारी किसी भी मानसिक क्रियाओं अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है। 7वां पॉइंट, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है जो निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी या बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। अगला, प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रक्रिया पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। गार्डनर ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतः पारंपरिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। 8वां है नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। इस तरह से ये 8 प्रकार हैं। किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। स्टार्ट करते हैं। भाषाई बुद्धि क्या है? इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। तार्किक बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंधित है। तीसरा, स्थानीय बुद्धि। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। शारीरिक गतिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं प्रकृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। नृत्य, सर्कस और व्यायाम। सांगीतिक बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। 6वां, अंतः पारस्परिक बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्रायः होता है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है। 8वां और लास्ट पॉइंट है नैसर्गिक बुद्धि। इस प्रकार बुद्धि या प्राकृतिक। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत से पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि का में होता है। इस तरह से हमने देखा बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किन्होंने क्या क्या प्रकार दिया है। अगला पॉइंट, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटिल हैं। तरल बुद्धि, वंशानुक्रम, कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता। यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि नवीन एवं विगत स्थितियों में से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर ठोस बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। 9वां,
पॉइंट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की वह योग्यता है जिसके अनुसार या अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने से बुद्धि ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा है अनुभविक बुद्धि। तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। सबसे पहले हम देखेंगे घटकीय बुद्धि क्या है। इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला ज्ञान आर्जन घटक। दूसरा है अधिघटक या उच्च घटक। तीसरा है निष्पादन घटक। तो सबसे पहले हम ज्ञानार्जन घटक देखेंगे। इस घटना के द्वारा व्यक्ति सीखता है तथा अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है। सूचनाओं का संकेतन संयोजन भी ज्ञानार्जन घटक का महत्वपूर्ण अंग है। अधिघटक या उच्च घटक क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति योजनाएं बनाता है। इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक क्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन करता है। निष्पादन घटक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है। अनुभविक बुद्धि। इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाले वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से हम बुद्धि को समझें। अगला पॉइंट है तीसरा, बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि क्या है? बहुआयामी बुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही व्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास, अर्थात उसमें सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ, समस्या समाधान से संबंधित समझ तथा नेतृत्व का गुण इत्यादि का होना। केली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यता के द्वारा होता है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है। वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानीय संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन
प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता। यद्यपि अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने केली एवं थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांतों की आलोचना की है, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे की थ्योरी देखेंगे, मानसिक आयु एवं बौद्धिक परीक्षण, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग लगने लगेगा। धन्यवाद।